हेलो एवरीवन, दिस इज दिलबाग वर्मा। वेलकम बैक टू साहित्य नेट क्लासेस। आज के इस लेक्चर से हम एक सीरीज को शुरू करेंगे और वो सीरीज होगी हमारी पीवाईक्यूज की और एमसीक्यूज की। ठीक है, तो आज हम जितना हो सकता है, जैसे एक दिन में 25-30 एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। ये सीरीज हमारी चलेगी एग्जाम तक, जो अभी अगस्त में एग्जाम होगा तब तक हमारी ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी। तो मैं कोशिश करूंगा कि 1000-1200 क्वेश्चंस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैं आपके लिए इस सीरीज में लेके आऊं। ठीक है, और अगर आप हमारी ऑनलाइन बैच में आप ज्वाइन करना चाहते हो तो पूरा रिकॉर्डेड बैच अवेलेबल है आपको, 200+ रिकॉर्डेड वीडियोस, और इसके अलावा ये वाली सीरीज जो है एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज की सीरीज और स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा। और बहुत सस्ता कोर्स है, बहुत ज्यादा आपसे जो चार्ज है वो नहीं लिया जाएगा। सिर्फ 6000 रुपए में आपको 5-6 बुक्स मैं आपको हार्ड कॉपीज दूंगा आपके घर पे, आपके होम एड्रेस पे मैं वो डिलीवर करूंगा। ठीक है, उसके अलावा पूरा जो रिकॉर्डेड बैच है मैं वो आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आपको इतना सस्ता बैच कहीं नहीं मिलने वाला है, ये मेरी 100% गारंटी है। और 100% गारंटी इस चीज की भी है, अगर आपने ढंग से सारी वीडियोस देख ली और नोट्स को कवर कर लिया तो दुनिया में कोई नहीं रोक सकता आपका नेट क्वालिफाई होने से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज हम हमारी इस सीरीज को। पहला हमारा क्वेश्चन है, विच नैरेटिव पोएम्स बाय लॉर्ड टेनिसन प्रेजेंट द स्टोरी ऑफ ए फिशरमैन टर्न मर्चेंट सेलर। कौन सी स्टोरी है लॉर्ड एल्फ्रेड टेनिसन की जो प्रेजेंट करती है एक फिशरमैन की कहानी है, और वो फिशरमैन एक मर्चेंट सेलर बन जाता है जब उसकी शिप रैक हो जाती है, इज मैरून ऑन ए डेजर्ट आइलैंड। कौन सी स्टोरी है ऐसी? क्रॉसिंग द बार नहीं है, टिथोनस नहीं है, ये वाली जो स्टोरी है इनच आर्डन, ये एक स्टोरी है जिसकी एक फिशरमैन की ये कहानी है। ठीक है, और ये जो इनच आर्डन है ये अपना घर छोड़ देता है, इसकी वाइफ है, इसकी वाइफ का नाम होता है एनी, और इसके 3 बच्चे होते हैं, उनको छोड़ देता है ये तीनों को, और वो चला जाता है टू गो टू सी विद हिज ओल्ड कैप्टन। अपने ओल्ड कैप्टन के साथ वो समुद्री यात्रा पे चला जाता है, वहां पे उसका शिप रैक हो जाता है और बाद में वो एक मर्चेंट सेलर बन जाता है। ये कहानी किसकी है? फिशरमैन की। इनच आर्डन इज द राइट आंसर। ठीक है, एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन बहुत फेमस विक्टोरियन पोइट हैं। विक्टोरियन एज में इनको 1850 में जब विलियम वर्ड्सवर्थ की डेथ होती है उसके बाद इनको पोइट लॉरिएट भी इंग्लैंड का बनाया जाता है। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको याद करनी है। चलो जी, आगे है उसके बाद, इन मेमोरियल वर्सेस मैथ्यू आर्नोल्ड पेज ट्रिब्यूट टू 3 ग्रेट पोइट्स। मैथ्यू आर्नोल्ड की पोएम है इन मेमोरियल वर्सेस। ठीक है, इसमें 3 ग्रेट पोइट्स को ट्रिब्यूट किया है मैथ्यू आर्नोल्ड ने, और वो 3 पोइट कौन कौन से? अगर आप इस पोएम का जो फर्स्ट स्टैंजा है वो पढ़ेंगे, फर्स्ट वाला स्टैंजा है, गोथे इन वाइमा स्लीप्स एंड ग्रीस। गोथे आ गया। लॉन्ग सिंस सो बायरन स्ट्रगल कीस, लॉर्ड बायरन, बट वन सच डेथ रिमेन टू कम, द लास्ट पोएटिक वॉइस इज डम, वी स्टैंड टू डे वर्ड्सवर्थ टॉम। 3 राइटर आ गए, गोथे, बायरन एंड वर्ड्सवर्थ। चलो वापस देखते हैं। गोथे शेक्सपियर नहीं है, गोथे शेक्सपियर इसमें भी नहीं है, मिल्टन भी नहीं है, शेक्सपियर मिल्टन वर्ड्सवर्थ, मिल्टन तो है ही नहीं। गोथे, वर्ड्सवर्थ एंड बायरन। मैथ्यू आर्नोल्ड ट्रिब्यूट्स 3 पोएट्स एंड द 3 पोएट्स आर गोथे, वर्ड्सवर्थ एंड बायरन। ये हमारा राइट आंसर है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इंग्लिश प्लेराइट रोट स्क्रीन प्लेज on novel such as मार्शल प्राउस्ट in search of lost time। कौन सा राइटर है जिसने स्क्रीन प्ले लिखे हैं इन नोवेल पे? मार्शल प्राउस्ट की नोवेल है इन सर्च ऑफ लॉस्ट टाइम, जॉन फॉवेल्स की नोवेल है फ्रेंच लेफ्टिनेंट वुमेन, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, और मार्गरेट एटवुड की है हैंडमेड टेल। और मार्गरेट एटवुड की मैं आपके लिए आपको सजेस्ट करूंगा कि मार्गरेट एटवुड के जितने भी वर्क हैं आप प्लीज उनको क्रोनोलॉजी में याद कर लेना। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है यहां से कि इनके वर्क्स को आप क्रोनोलॉजी में सेट करो पब्लिकेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब इन पे किसने स्क्रीन प्ले लिखा है? स्क्रीन प्ले लिखने का मतलब होता है इन पे एक फिल्म बनी है। ठीक है, उस फिल्म की स्क्रिप्ट जो है वो किसने लिखी है? ठीक है, ये है। तो स्क्रीन प्ले राइटर कौन है इसमें? ये है हैरोल्ड पिंटर। हैरोल्ड पिंटर बहुत फेमस राइटर हैं, अपनी बुक के लिए जाने जाते हैं, द बर्थडे पार्टी के लिए, बर्थडे पार्टी। और ये भी मैं पर्सनली आपको सजेस्ट करूंगा कि इस बुक को भी आप पेपर में
जाने से पहले जरूर पढ़ के जाए। आगे, द ईयर्स इन इंग्लिश लिटरेरी हिस्ट्री बिटवीन 1649 एंड 1660 आर नोन एज। ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है, ठीक है। इसको 1649 में जब प्यूरिटन का राज आ गया था इंग्लैंड में, इसको हम फर्स्ट डेमोक्रेसी भी बोलते हैं, फर्स्ट डेमोक्रेसी, और प्यूरिटन एम्पायर इसको बोलते हैं। इसके अलावा एज ऑफ सेंट इसको बोलते हैं, कॉमनवेल्थ पीरियड इसी को बोलते हैं, कॉमनवेल्थ। अब ये क्यों इनको बोलते हैं, जैसे फर्स्ट डेमोक्रेसी क्यों बोला जाता है, क्योंकि इस टाइम पे 1649 से लेकर 1660 तक 11 साल तक कोई भी इंग्लैंड में ऑफिशियल किंग नहीं था, ठीक है। सिर्फ ये 11 साल इंग्लिश हिस्ट्री में ऐसे हैं जब कोई भी पर्टिकुलर किंग नहीं था। तो इस टाइम पे जो इनका अनऑफिशियल जो लीडर था, जो इस कमान को संभाल रहा था, ओलिवर क्रोमवेल। ओलिवर क्रोमवेल की 1658 में डेथ हो जाती है, और उसके बाद इसी का एक जनरल होता है जॉर्ज मोंक, वो फिर एग्जाइल्ड प्रिंस चार्ल्स सेकंड से कांटेक्ट करता है। चार्ल्स सेकंड फिर अपनी आर्मी को तैयार करके इंग्लैंड में आता है, प्यूरिटन्स, बहुत सारे प्यूरिटन्स को मार देता है। मिल्टन भी उसमें से एक होता है, मिल्टन को कैप्चर कर लिया जाता है, उसको मारता नहीं क्योंकि वो अंधा हो गया था। तो 1660 में वो मोनार्की को रिस्टोर करता है, जिसको बोलते हैं रेस्टोरेशन एज। ये 1660 तक चली थी। तो हमारा 1649 से लेकर 1660 तक जो है वो है कॉमनवेल्थ पीरियड, ठीक है जी। आगे, इन आर के नारायण स्वामी एंड फ्रेंड्स which game offers Swami the best kind of emotional release from the strain and pressures of disagreeable circumstances। कौन सा गेम है ऐसा इसमें जिसमें बात की है कि ये रिलीज करता है, इमोशनल रिलीज फ्रॉम स्ट्रेन एंड प्रेशर्स, ठीक है, मतलब तनाव मुक्त रखता है। कौन से खेल की इसने बात की है इसमें, एक मादरी क्रिकेट क्लब के नाम से एक टीम बनाई जाती है, ठीक है। इसमें 4-5 दोस्त हैं, स्वामी और उसके फ्रेंड्स हैं, कुछ मनु नाम है किसी का, ठीक है, जो भी नाम है देख लेना एक बार। तो उसमें वो कौन सा खेल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, ये इसका सही आंसर है। और आर के नारायण जाने जाते हैं किसके लिए, रीजनल नोवेल के लिए। इनका जो रीजनलिज्म के लिए जाने जाते हैं, मालगुडी नाम की फिक्शनल इन्होंने टाउन इसमें इन्वेंट किया है। इनके बहुत सारे जो वर्क्स हैं वो मालगुडी नाम की जगह पे इनकी सेटिंग रखी गई। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आर के नारायण के बारे में, ठीक है। और ये इनका जो वर्क है स्वामी एंड फ्रेंड्स, इसको पब्लिश करवाने में एक ब्रिटिश राइटर है ग्राहम ग्रीन, इन्होंने हेल्प की थी स्वामी एंड फ्रेंड्स को पब्लिश करने में आर के नारायण की, ये भी याद रखना। चलो जी, आगे है, विलियम ब्लेक एक्सप्रेस द इंपॉर्टेंस ऑफ द पर्टिकुलर व्हेन ही सेड दैट टू जनरलाइज इज टू बी एन इडियट। यहां पे आएगा एन इडियट, ये बहुत फेमस स्टेटमेंट है इनकी, विलियम ब्लेक की। टू पर्टिकुलराइज इज द अलोन डिस्टिंक्शन टू मेरिट, तो ये पहला ही इसमें आंसर आ जाएगा। उसके बाद, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए डायलेक्ट ऑफ ओल्ड इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश का डायलेक्ट इसमें से कौन सा नहीं है। तो 4 फेमस डायलेक्ट उस टाइम पे बोले जाते थे, एक नॉर्थम्ब्रियन है, मैरिसियन है, कैंटिस है, और इसके अलावा है वेस्ट सेक्सन। वेस्ट सेक्सन ये ओल्ड इंग्लिश के डायलेक्ट है। और हम मिडिल इंग्लिश की बात करें तो मिडिल इंग्लिश का एक बहुत फेमस डायलेक्ट है ईस्ट मिडलैंड। चौसर ने ईस्ट मिडलैंड को सेलेक्ट करके उसको इंग्लिश में कन्वर्ट किया था। तो 1362 में ये जो इंग्लिश है वो लैंग्वेज ऑफ कोर्ट बन गई थी। 1363 में ये लैंग्वेज ऑफ पार्लियामेंट बना दिया गया था, और 1386 में इसको क्या कर दिया गया था, स्कूल सिलेबस में रिप्लेस कर दिया गया था। एक मिनट। तो पहले इंग्लैंड में कौन सी लैंग्वेज चलती थी, फ्रेंच, ठीक है। उसके बाद से इसको जब ये 1346 और 1356 की जो लड़ाई थी, 100 ईयर्स वॉर जो है, 100 ईयर वॉर चला था 1337 से लेकर 1453 तक। तो ये 100 साल से भी ज्यादा वॉर चला था। इसमें 2 मेजर बैटल थी, जैसे 3 मेजर बैटल हैं, लेकिन स्टार्टिंग की 2 बैटल जीतने के बाद ही इन लोगों ने खुद की लैंग्वेज की डिमांड कर ली थी, बैटल ऑफ क्रेसी और बैटल ऑफ पोइटियस,
ठीक है, ये 2 बैटल थी। ये जीतने के बाद इन्होंने बोला कि हम फ्रेंच लैंग्वेज को फॉलो नहीं करेंगे, हमें हमारी खुद की लैंग्वेज चाहिए। तो चौसर उस टाइम पे नेशनल पोएट बन चुके थे। चौसर को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि तुम लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस करो। और उस टाइम पे ये ईस्ट मिडलैंड वाला जो डायलेक्ट है, ये जो इंग्लैंड का मेजोरिटी एरिया है उसको कवर करता था, तो बहुत सारे लोग ये वाला डायलेक्ट्स बोलते थे। तो उन्होंने ईस्ट मिडलैंड को सेलेक्ट करके उसको कन्वर्ट कर दिया इंग्लिश में। ठीक है जी, ये सारी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करनी है। चलो जी, एंथनी बर्गेस लास्ट नोवेल पब्लिश्ड इन 1993 इज कॉल्ड ए डेड मैन इन डेप्थफोर्ड, हु इज द सेंट्रल कैरेक्टर टू whom द टाइटल रेफर। अब एंथनी बर्गेस की लास्ट नोवेल है जो 1993 में पब्लिश की गई थी, एक डेड मैन इन डेप्थफोर्ड। इट इज अबाउट द लाइफ एंड कैरेक्टर ऑफ क्रिस्टोफर मार्लो। ठीक है, ये हिस्टोरिकल नोवेल है, हिस्टोरिकल नोवेल about the life of Christopher Marlowe. So third is the right answer. Next one, choose the chronological order. अब देखना है chronological order में इसको कौन कौन सा जो पहले से ही सही लगा हुआ है क्रोनोलॉजी में। विलियम कैक्सटन प्रिंट द फर्स्ट इंग्लिश बुक। विलियम कैक्सटन ने फर्स्ट इंग्लिश बुक को प्रिंट किया था 1473 के आसपास। हो सकता है इंग्लैंड में प्रिंट ना किया गया, उसको कहीं बाहर किया गया हो, ऐसा वैसे डेट मानी जाती है कि ये 1476 में इंग्लैंड में प्रिंटिंग प्रेस आई थी 1476 में। तो 1473 मैंने कई सोर्सेज से पता करने की कोशिश की, इसकी जो डेट है वो 1473 ही शो हो रही है। और इनकी जो पहली बुक थी द रेक्यूल ऑफ द हिस्ट्री ऑफ ट्रॉय, रेक्यूल ऑफ द हिस्ट्री ऑफ ट्रॉय जो है इनकी पहली बुक है, तो ये 1473 में है। उसके बाद है विलियम शेक्सपियर का फर्स्ट फोलियो है 1623 में। इसमें उनके जितने भी प्लेस हैं, चाहे वो कॉमेडी हो और चाहे वो ट्रेजेडी हो, वो सारे के सारे प्लेज इनके फर्स्ट फोलियो में पब्लिश किए गए हैं। जॉन मिल्टन का है एरोपैजेटिका 1644, जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात की गई है। ठीक है, फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात की है। और उसके बाद है टोटल का मिसलेनी, ये फर्स्ट एंथ्रोपोलॉजी मानी जाती है इंग्लिश लिटरेचर की। और इसमें 271 जो है वो पोएम है और 54 सोनेट्स हैं। अलग अलग जो सोनेटियर्स हैं उनके सोनेट्स हैं, जैसे कि थॉमस यार्ट है, थॉमस यार्ट के 27 सोनेट्स हैं। हेनरी होवर्ड के भी इसमें 15 सोनेट्स हैं। और इसके अलावा निकोलस ग्रीमेल्ड है, निकोलस ग्रीमेल्ड, नाम यहां लिख देता हूं, ग्रीमेल्ड, इनके भी 3 सोनेट्स हैं। बाकी के जो रिमेनिंग 9 सोनेट्स हैं वो अननोन ऑथर्स के द्वारा लिखे गए हैं। तो यहाँ पे टोटल जो है वो राइटर नहीं है, रिचर्ड टोटल है, ये राइटर नहीं है, ये एक पब्लिशर है। इन्होंने क्या किया, इन तीनों सोनेटियर्स के सोनेट्स को इकट्ठा किया और इसमें पब्लिश कर दिया। ठीक है, तो ये बुक आई थी 1557 में, 1557। अब देखो सबसे पहले कौन सा आएगा, विलियम कैक्सटन का ये वाला, देन 1557 टोटल का मिसलेनी आएगा फिर उसके बाद। तो देखो अब किस में है, इसमें दिया गया है, थर्ड ऑप्शन में है। पहले विलियम कैक्सटन का प्रिंटिंग फर्स्ट इंग्लिश बुक, उसके बाद टोटल का मिसलेनी, देन विलियम शेक्सपियर का फर्स्ट फोलियो 1623, जॉन मिल्टन का एरोपैजेटिका 1644, ये सबसे लास्ट में आएगा। तो इस तरह से आपको चूज करना है क्रोनोलॉजी में। ठीक है जी, चलो, व्हाट डज द फ्रेज यू पिक्चरा पोएसिस फ्रॉम होरेस आर्ट ऑफ पोएट्री मीन्स, इसका मतलब क्या है। उट पिक्चरा पोएसिस एज इन पेंटिंग सो इन पोएट्री, क्या ये है, एज इन पोएट्री सो इन पेंटिंग, जी नहीं, यही है, एज इन पेंटिंग सो इन पोएट्री, ये इसका मतलब है। ये लैटिन लैंग्वेज में है शायद, ये होरेस का आर्ट ऑफ पोएट्री जो है, आर्स पोएटिका जिसको हम बोलते हैं, उसमें ये फ्रेज है। देखो मैंने लेक्चर्स में जो आपको इसमें मैंने 6 से 7 फ्रेज दिए थे, जो मैंने आपको क्लासेस प्रोवाइड की है उसमें 6 से 7 फ्रेज थे, और मैंने आपको एक एक चीज ढंग से बताई है कि ये वाले फ्रेज हैं, इनका इंग्लिश में मतलब आपको याद करना है जरूर। ठीक है, क्रिटिसिज्म वाली सीरीज में मैंने आपको ये सब कुछ करवाया है, तो वो वाले प्लीज अब जिन्होंने भी हमारा ऑनलाइन जो रिकॉर्डेड बैच है वो खरीदा था, एक बार वापस फिर से जाके आप चेक कीजिए, वो सारे के सारे फ्रेज आप याद कीजिए प्लीज। ठीक है, यहां से देखो क्वेश्चन आ रहे हैं पेपर में। चलो नेक्स्ट है,
हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द अकाउंट ऑफ अगस्टन एज इन इंग्लैंड 1759? ये ओलिवर गोल्डस्मिथ का है, ठीक है, ये लिखा है ऑथर ऑफ द अकाउंट ऑफ द अगस्टन एज इन इंग्लैंड 1759, ओलिवर गोल्डस्मिथ। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज रह गई है, ओलिवर गोल्डस्मिथ आज के टाइम पे जो अभी जो एग्जाम का पैटर्न आ रहा है, जो राइटर मोस्टली पूछे जा रहे हैं, उसमें से सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला राइटर है ये प्री रोमांटिक एज से ओलिवर गोल्डस्मिथ। इसका द डेजर्टेड विलेज, ये वाली पोएम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना, रूरल डीपॉपुलेशन पे इसकी थीम है। उसके अलावा विकार ऑफ वेकफील्ड, ये पढ़ लेना, विकार ऑफ वेकफील्ड। और उसके अलावा शी स्टूप्स टू कॉन्कर, शी स्टूप्स टू कॉन्कर, ये तीन जो है ये आपको अच्छे से पढ़ने हैं। ओलिवर गोल्डस्मिथ के पेपर में बहुत चांसेस हैं इनके आने के। चलो जी, इन हाउ मेनी पार्ट्स डिड सर्वेंटस पब्लिश हिज नॉवल डॉन क्योटे? ये सर्वेंटस जो है ये स्पेनिश राइटर है, इन्होंने डॉन क्योटे लिखा है। ये वाली जो नॉवल है डॉन क्योटे, स्पेनिश नॉवल है ये, और इसको 2 पार्ट में लिखा गया था। पहला पार्ट 1605 में आया था और 1615 में इसका अगला पार्ट आया था। तो ये कितने पार्ट में है? ये वाला जो रेफरेंस है आपको बहुत जगह पे मिलता है, बहुत सारी बुक्स हैं जो डॉन क्योटे पे बेस्ड है, इनको इतनी सारी वर्ल्ड की लगभग सारी लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट किया गया है। ये ऑल टाइम की बेस्ट सेलिंग जो बुक है वो मानी जाती है, डॉन क्योटे। नेक्स्ट है लिटन स्ट्रेचेस एमिनेंट विक्टोरियन कैरीज biographical sketches of the writer and public figure. Identify the list below that correctly mention that eminent Victorian. अब देखो एमिनेंट विक्टोरियंस हैं उस टाइम के, यानी कि विक्टोरियन टाइम के जो भी फेमस लोग हैं उनकी बायोग्राफी लिखी है इसमें किसने? लिटन स्ट्रेचे, ठीक है। अब ये 1918 के आसपास ये बुक जो है ये आई थी, एमिनेंट विक्टोरियन, और इसमें नहीं सॉरी 19 नहीं है, इसकी डेट कुछ और है, एक बार इसको मत लिखना। 4 लोगों की बायोग्राफी लिखी है। एक कार्डिनल मैनिंग है इसमें, कार्डिनल मैनिंग ये रिलीजियस रिफॉर्मर है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल है जिसको जिन्होंने मॉडर्न नर्सिंग को एस्टेब्लिश किया है, ठीक है। आज इन्होंने वॉर के ड्यूरिंग बहुत सारे ऐसे सोल्जर थे जो घायल हो गए थे, उनका इलाज किया था, तो इन्होंने मॉडर्न नर्सिंग को एस्टेब्लिश किया था, इसलिए ये एमिनेंट विक्टोरियन में आती है। थॉमस आर्नोल्ड है, ये मैथ्यू आर्नोल्ड के फादर है, इन्होंने प्राइवेट स्कूलिंग सिस्टम को शुरू किया था इंग्लैंड में, प्राइवेट स्कूलिंग सिस्टम। और जनरल गॉर्डन है, ये अपनी वॉर स्किल के लिए जाने जाते हैं, इनको चाइनीज गॉर्डन भी बोलते हैं। तो ये 4 लोग हैं। लिटन स्ट्रेचे ने अपनी एमिनेंट विक्टोरियन के अंदर इन लोगों की बायोग्राफी लिखी है, इन 4 लोगों की। चलो आगे। वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एपोनिमस सेंट ऑफ ड्राइडन्स सॉन्ग फॉर सेंट सिसिलिया डे इज इनकरेक्ट। ड्राइडन ने पोएम लिखी है सेंट सिसिलिया डे, ठीक है। वो सेंट सिसिलिया एक रोमन मार्टर लेडी है, एक ऑर्गन प्लेयर है, बहुत फेमस। और इसने सेंट सिसिलिया डे में एक ऑर्फियस नाम का, ग्रीक माइथोलॉजी में इनका मेंशन आपको मिल जाएगा, ऑर्फियस नाम का बहुत तगड़ा अपने टाइम का बोल सकते हैं कि सबसे जबरदस्त ऑर्गन प्लेयर था ये। तो उसके साथ भी इसने कंपेयर किया है सेंट सिसिलिया डे में ड्राइडन ने, लेकिन ऑर्फियस को इंफीरियर बताया है किससे? सेंट सिसिलिया से। तो अब सेंट सिसिलिया के बारे में देखते हैं कौन सी स्टेटमेंट सही, क्या पूछा है? इनकरेक्ट है, हाँ सही नहीं है। सेंट सिसिलिया वाज ए रोमन लेडी इन अर्ली क्रिश्चियन मार्टिर, रोमन लेडी है, बिल्कुल सही है। सेंट सिसिलिया वाज अमेरिकन डिवोटी, ये अमेरिकन नहीं है, जब पढ़ चुके हैं रोमन लेडी है तो अमेरिकन नहीं है, गलत हो गया क्रिश्चियन फेथ में। सिसिलियाज फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ऑन 22 नवंबर इन इंग्लैंड, बिल्कुल सही बात है, इनका 22 नवंबर को फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है और 21 नवंबर को ये जो है इनकी डेथ हुई थी। उसके बाद है सेंट सिसिलिया वाज ए पैट्रोनेस ऑफ म्यूजिक, म्यूजिक की पैट्रोनेस है, who was fabled to have invented the organ, ये भी बात भी बिल्कुल सही है। और इसने कंपेयर किसके साथ किया है? ऑर्फियस के साथ कंपेयर किया है, और इसमें से ऑर्फियस और जो सेंट सिसिलिया है उसमें से सिसिलिया को सुपीरियर माना है। अगली ही इनकी एक पोएम और है अलेक्जेंडर फीस्ट। किसकी पोएम है ये? अलेक्जेंडर फीस्ट, ये पोएम है जॉन ड्राइडन की, और इस पोएम में भी इनकी बात की है इसने सेंट सिसिलिया के बारे में।
कि सेंट सिसिलिया जो है वो एक राइटर और है, एक सॉरी राइटर नहीं है, वो भी कोई म्यूजिक को परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, उसके साथ भी उसको कंपेयर किया है उसने। तो वो वाला देख लेना एक बार, अलेक्जेंडर फीस्ट में कौन सा है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द स्टेटमेंट ऑन माइकल्स रॉबर्ट फेबर बुक ऑफ मॉडर्न वर्स 1936 इज नॉट ट्रू। हिज एंथ्रोलॉजी कैनोनाइज्ड मॉडर्न पोएट्री एंड पोएट्स फॉर क्वाइट सम डिकेड्स। क्या ये सही है? हमें क्या बताना है जो ट्रू नहीं है। द कलेक्शन बिगिंस विद द पोएम ऑफ रॉबर्ट, ये रॉबर्ट ब्रिज जो है ये क्या है? जॉर्जियन पोएट है, जॉर्जियन पोएट है, और इन्होंने जॉर्जियन पोएट्स को मेंशन ही नहीं किया इसमें। अगली स्टेटमेंट में आप पढ़ लोगे, रॉबर्ट ओमिटेड द जॉर्जियन पोएट इन एंथ्रोलॉजी, ये बात बिल्कुल सही है। तो क्या ये कलेक्शन इससे शुरू होता है? नहीं, ये कलेक्शन इससे शुरू नहीं होता, ये शुरू होता है कोनार्ड एकिन से, कोनार्ड एकिन से ये स्टार्ट होता है, ठीक है जी। तो स्टेटमेंट, और इसमें यीट्स, इलियट, पाउंड फाइंड ए प्लेस इन फेबर बुक ऑफ 1936, इनको भी जगह दी गई है। तो स्टार्टिंग वाला ये जो है सेकंड नंबर वाला इसमें गलत है, क्योंकि इसमें रॉबर्ट ब्रिज तो है ही नहीं, तो स्टार्ट कहां से होगी पोएम उसकी? तो नहीं है, तो ये वाली नॉट ट्रू पूछा गया था, तो ये ही सही है इसमें। आगे, हु अमंग द फॉलोइंग प्रपोज दैट द गल्फ वॉर had never taken place, it was simply hyper real। अब ये हाइपर रियल क्या होता है? ये एक आर्टिस्टिक रिप्रेजेंटेशन होता है जिसमें जो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि एग्जेजरेट किया जाता है चीजों को, कंपैरिजन, जब रियलिटी से कंपैरिजन किया जाता है तो बहुत बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है, वो हाइपर रियल होता है। इनका सिमुलैक्रम जो है एक ऐसे है, उसमें आपको ये सारी चीजें मिल जाएगी, जिसमें बोलता है कि हर ओरिजिनल नहीं है, कोई भी जो चीजें हैं वो कॉपी, एक कॉपी की दूसरी कॉपी है, ऐसे बोला है। तो ये जीन ब्रूडिलार्ड की टर्म है, हाइपर रियल सिमुलैक्रम, ठीक है, जीन ब्रूडिलार्ड। नेक्स्ट है उसके बाद सर थॉमस ब्राउन्स अर्न बरियल वाज प्रॉम्प्टेड बाय होता है किसी को कोई निर्णय लेने के लिए प्रेरित करना, ठीक है, कोई भी डिसीजन लेने के लिए उसको एनकरेज करना, दैट इज प्रॉम्प्टेड। तो थॉमस ब्राउन की अर्न बरियल है, ये क्या प्रेरित करती है? डिस्कवरी ऑफ एंशिएंट बरियल अर्न्स नियर नॉर्विच, ये पहला ही इसमें सही है। डिस्कवरी किस चीज की? एंशिएंट बरियल अर्न्स क्या होता है? जिसके अंदर इसमें जो डेड बॉडी होती है ना, कॉप्स, जो शव होते हैं, उनकी राख और हड्डियों को स्टोर करने के लिए, मतलब एक तरह से ये भंडारण होता है, ये एक स्टोरेज होती है, उसको एंशिएंट बरियल अर्न्स बोला है नियर नॉर्विच। तो ये वाला अगर आप इसका सबटाइटल पढ़ोगे ना तो भी आपको ये क्वेश्चन समझ आ जाएगा, ये सही है, ठीक है, कि पहली स्टेटमेंट सही है। उसके बाद है आइडेंटिफाई फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग लिस्ट दोज कैन नॉट बी कॉल्ड वॉर फिक्शन, इनमें से कौन सा जो है वो वॉर फिक्शन नहीं है? कैन नॉट बी कॉल्ड। ए मॉडर्न इंस्टेंस किसने लिखा है? रियलिस्टिक नॉवल है मॉडर्न इंस्टेंस, विलियम डीन हॉवेल्स की, विलियम डीन हॉवेल्स की रियलिस्टिक नॉवल है। तो ये मॉडर्न, ये तो नहीं है, ये एक लव मैरिज के बारे में है, डिटोरिएशन ऑफ लव मैरिज, ठीक है। कैच 22 है, ये है जोसेफ हेलर की, ये तो ठीक है क्योंकि ये वॉर फिक्शन पे बेस्ड है, इसमें वॉर लड़ाई होती है तो उसके ड्यूरिंग इसमें से सोल्जर होता है वो किसी दूसरी जगह पे बहाना बना के भाग जाता है वहां से। उसके बाद है एज ऑफ इनोसेंस, एज ऑफ इनोसेंस जो है ये लिखा है किसने? एडिथ वॉर्टन ने, एडिथ वॉर्टन ने इसको लिखा है, और इस स्टोरी को सेट किया गया है 1870s में चाइल्ड एज के ड्यूरिंग। तो ये भी नहीं है वॉर फिक्शन, ठीक है। उसके बाद है द नेकेड एंड द डेड, द नेकेड एंड द डेड लिखा है। कल परसों भी मैंने जो एक क्वेश्चन एचपीएससी वाले क्वेश्चन डाले थे उसमें भी ये क्वेश्चन आया था नेकेड एंड द डेड के बारे में। तो ये नॉर्मन मेलर का है, ये नॉर्मन मेलर जो है वो एक रेजिमेंट में 112 नंबर कोई रेजिमेंट है, इसके अंदर ये एज ए कुक काम करते थे। तो वहां वर्ल्ड वॉर सेकंड के ड्यूरिंग, तो वहां का इन्होंने एक्सपीरियंस जो है वो मेंशन किया है इसमें।
तो ये वाली वॉर फिक्शन हो गई और ये वाली होगी, तो ए और सी वॉर फिक्शन नहीं है, तो ए और सी कहां पे है, ऑप्शन थर्ड में, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग राइटर वाज नॉट वन आइडेंटिफाइड विद द मूवमेंट ऑफ 1950s इंग्लैंड। रिपीटेड टॉपिक है यूजीसी नेट का, और कम से कम भी लगातार 5 बार ये क्वेश्चन आ चुका है पेपर में, ठीक है। बहुत पहले भी आया हुआ है, अभी भी रिसेंटली आ रहा है। तो लास्ट टाइम जो 2024 का जो एग्जाम हुआ था 18 जून को, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। और पूछते क्या है, सिर्फ राइटर के नाम, कौन से राइटर एसोसिएट करते हैं। तो इसमें डीजे इनराइट है, क्या इसके अंदर है डीजे इनराइट? जी नहीं है। टॉम गन है इसमें, टॉम गन भी इसमें नहीं दे रखा है। एलिजाबेथ जेनिंग है, एलिजाबेथ जेनिंग। उसके बाद एक जॉन वेन है इसके अंदर, ठीक है। डोनाल्ड डेवी है, डोनाल्ड डेवी दिया हुआ है। फिलिप लार्किन भी है इसमें, किंग्सले एमिस भी है इसमें। तो रॉय फुलर जो है वो एसोसिएट नहीं करता इससे। इन सारे राइटर्स के नाम आपको याद करने हैं। एक बार दोबारा से आप जाके गूगल पे चेक कीजिए, 1950s ऑफ इंग्लैंड में जो द मूवमेंट आया था, उसमें कौन कौन से राइटर एसोसिएट करते हैं। पहले जो 8 से 10 राइटर हैं उनके आपको नाम याद करने हैं। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवल डज नॉट बिलोंग टू द नूरुद्दीन फराह ब्लड इन द सन ट्रायलॉजी। ये सोमाली राइटर है, नारुद्दीन फराह। इनका है मैप, नोट्स, गिफ्ट, सीक्रेट। ये वाला नहीं है नोट्स, इसमें मैप है, गिफ्ट है और सीक्रेट है, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इंस्टॉलमेंट है ये वाली इसकी। तो ये वाला इसमें नोट्स जो है वो नहीं आएगा, क्योंकि ये ब्लड इन सन ट्रायलॉजी के अंदर इंक्लूड नहीं है। उसके बाद है, इन द फॉलोइंग सीरीज विच वन हैज ऑल द पोएट्स करेक्टली मैच इन द पोएम। अब मैच करेक्टली कैसे किया गया है? एजिकल का है पोएट, लवर, बर्ड वॉचर, ठीक है। पोएट, लवर, बर्ड वॉचर इन्होंने लिखा है। रामानुजन ने स्मॉल स्केल रिफ्लेक्शन नहीं लिखा, तो ये गलत हो गया। ये वाला इसमें आएगा, डी वाला सही है इसमें। एजिकल, निजिम एजिकल का पोएट, लवर, बर्ड वॉचर है। रामानुजन का है स्मॉल स्केल रिफ्लेक्शन ऑन ग्रेट हाउस। और माइकल मधुसूदन दत्त का है अवर कैजुराना ट्री। और जयंत महापात्रा का है सनसेट एट पुरी, ठीक है। ये इंडियन लिटरेचर में सारे राइटर हम पढ़ चुके हैं, तो ये वाला सिर्फ हमने मैच करना था। चलो जी, आगे हैं। फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन रिगार्डिंग फर्डिनेंड डे सोसोर सेमिनल डिस्टिंक्शन बिटवीन लैंग एंड पेरोल। भाई इसको आप दे दो 5 स्टार। लैंग एंड पेरोल वाला जो टॉपिक है ये आपका टिप्स पे होना चाहिए कि लैंग क्या है, पेरोल क्या है। फर्डिनेंड डे सोसोर ने इसको, अपनी एक बुक है कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक, वैसे इन्होंने ये बुक की फॉर्म नहीं दी, इन्होंने कोई लेक्चर डिलीवर किया था अपने स्टूडेंट्स को, तो उन स्टूडेंट्स ने इसको बुक की फॉर्म में पब्लिश किया। किसने पब्लिश किया? इन्हीं के जो स्टूडेंट्स है फर्डिनेंड डे सोसोर के। अब लैंग क्या होता है, पेरोल क्या होता है, पहले तो ये समझ लो। सबसे पहले लैंग जो है एक पर्टिकुलर और इंडिविजुअल लैंग्वेज होती है, ठीक है। जैसे कि हम कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं तो उसके कुछ रूल्स होते हैं, अपने रूल सीखने पड़ते हैं। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो हमें ग्रामेटिकल रूल सीखने पड़ेंगे, कहाँ पे हमने इजएमआर लगाना है, कहाँ पे वॉज वर लगाना है, कहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म आएगी, तो ये सारे रूल सीखने पड़ते हैं। ये इंडिविजुअल लैंग्वेज होती है जिसको हम बोलते हैं लैंग। और पैरोल होता है एक स्पीच जिसको हम किस तरीके से यूज करते हैं, जो चीजें हमने सीखी हैं वो कैसे हम अप्लाई करते हैं, दैट इज कॉल्ड पैरोल। चलो समझते हैं। पैरोल इज द पर्टिकुलर लैंग्वेज सिस्टम। कैसे बोला मैंने बोला था लैंग इज द इंडिविजुअल लैंग्वेज सिस्टम और पर्टिकुलर लैंग्वेज सिस्टम। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, क्योंकि पैरोल पर्टिकुलर लैंग्वेज सिस्टम नहीं होता। लैंग जो है वो पर्टिकुलर लैंग्वेज सिस्टम होता है। उसके बाद है ए लैंग्वेज कंसिस्ट इन द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन लैंग एंड पैरोल। इंटर रिलेशनशिप है क्योंकि जो चीजें हम सीखेंगे वो तभी तो हम अप्लाई कर पाएंगे। तो लैंग एंड पैरोल जो है वो इंटर रिलेशनशिप है दोनों में। सोसोर मेड द क्रूशियल डिस्टिंक्शन ए स्टडी कॉल्ड कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक 1916। ये बिल्कुल सही है, ये इनका ही लिखा हुआ ऐसे है, ये स्पीच डिलीवर किया था। उसके बाद है लैंग इज द पर्टिकुलर लैंग्वेज सिस्टम। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि लैंग जो है वो पर्टिकुलर लैंग्वेज सिस्टम है, जो एलिमेंट विच वी लर्न एज ए चिल्ड्रन, जब हम बच्चे होते हैं तब सीखते हैं, ग्रामर सीखते हैं डिक्शनरी में। और पैरोल जो है वो लैंग्वेज का ओकेजन होता है, कैसे हम उसको यूज करते हैं। ठीक है जी, तो पहली स्टेटमेंट गलत हो गई। ये तीनों स्टेटमेंट आपको रट लेनी है बिल्कुल, ठीक है। जो स्टेटमेंट सही है
तो ये इसको हम पहले ही क्रॉस चेक कर चुके हैं, तो फर्स्ट इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आगे है जॉन हेवुड रोट ए फार्सिकल इंटरल्यूड। इंटरल्यूड होता है पहले के टाइम पे ये एक जो सीरियस कोई भी प्ले परफॉर्म किया जाता था, मान लो कोई भी ट्रेजेडी चल रही है, सीरियस प्ले चल रहा है, उसके बीच में एक कॉमिक रिलीफ देने के लिए, कॉमिक रिलीफ देने के लिए इंटरल्यूड जो है वो परफॉर्म किए जाते थे। ठीक है, जैसे अभी थिएटर में मूवी देखने जाते हैं तो इंटरवल आता है जैसे, तो 10 मिनट का आपको ब्रेक मिलता है, बाहर जा सकते हैं उसमें। इस तरह से उस 10-15 मिनट में एक कॉमिक रिलीफ के लिए कुछ परफॉर्म किया जाता था, उसको हम इंटरल्यूड बोलते हैं पहले के टाइम पे। ये एलिजाबेथन टाइम से या उससे पहले के टाइम पे होता था। तो इसमें ये 4 पी कौन कौन से है? 4 पीज है इसमें, पैल्मर, पैडलर, पोथिकारी। पैकर तो नहीं है, प्रिंटर भी नहीं है, पैडलर, पार्सन, पाल्मर, पोथिकारी। ये भी पैडलर भी, पैल्मर, पार्सन तो नहीं है इसमें। ये सही है, पाल्मर, पार्टनर, पोथिकारी, पैडलर, ये 4 कैरेक्टर हैं इसमें। ठीक है, 4 पीस के नाम से है जो। ठीक है जी, जॉन हेवुड। नेक्स्ट, इन द मैकेनिकल ड्रिल मेथड ऑफ सेकंड लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज को अक्वायर करने के लिए जो मैकेनिकल ड्रिल है, ठीक है, उसमें ये बताना है कौन सा सही है। द लर्नर, इसमें जो मैकेनिकल ड्रिल होता है इसमें कंप्लीट कंट्रोल होता है ओवर द स्टूडेंट रिस्पॉन्स, स्टूडेंट का जो रिस्पॉन्स होता है उसके ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल होता है। ठीक है, और जहां पे कंपैरिजन जो है वो रिक्वायर नहीं होती इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस टू करेक्ट ए रिस्पॉन्स। देखते हैं, लर्नर हैज द फ्रीडम, क्या लर्नर को फ्रीडम होता है? नहीं, क्योंकि कंप्लीट कंट्रोल होता है। द लर्नर रिस्पॉन्स टोटली कंट्रोल, ये सही है। कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द आइटम ऑफ द लर्नर इज नॉट रिक्वायर्ड, ये भी बिल्कुल सही है, रिक्वायर्ड नहीं होती। और ये बोल रहा है कि ऑब्लिगेटरी है, मस्ट तो कुछ भी नहीं है इसमें, तो ये गलत है। स्टेटमेंट हमारी बी और जो सी है वो सही है, बी और सी ऑप्शन थर्ड में है। चलो जी, मैच द कैरेक्टर विद द नोवेल, अब नोवेल के साथ कैरेक्टर को मैच करना है। और आर्थर सीटन का है, सैटरडे नाइट संडे मॉर्निंग में है ये। उसके बाद मर्लिन वाला कैरेक्टर टॉप गर्ल से आता है। एना वुल्फ जो है वो गोल्डन नोटबुक से आता है। बैक विथ द स्विमिंग पूल लाइब्रेरी से। तो फर्स्ट को हम फोर्थ के साथ मैच करेंगे, फर्स्ट का फोर्थ है सेकंड ऑप्शन में, एक में दिया गया है, पहले से पता चल रहा है ये वाला सही आंसर है। ठीक है, चलो जी आगे आज हम 25 क्वेश्चंस ही करेंगे। अगले लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे, अगले लेक्चर में हम 25 से 30 क्वेश्चन फिर करेंगे। इस तरह से हर रोज डेली, देखिए मैं 100 क्वेश्चन आपको डिलीवर नहीं कर सकता डेली, क्योंकि मुझे लेक्चर भी प्रिपेयर करने पड़ते हैं और क्लासेस भी चल रही हैं। मॉर्निंग में भी ऑफलाइन क्लासेस होती है, इवनिंग में भी ऑफलाइन क्लासेस होती है, तो इतना टाइम नहीं मिल पाता, इसलिए मैं आपको 25 या 30 क्वेश्चन ही डेली डिलीवर कर पाऊंगा। और एक एग्जाम से 2-3 दिन या 4 दिन पहले मैं आपको ऐसे क्वेश्चन डालूंगा, लिटरेरी थ्योरी के होंगे, जो वैसे तो अभी भी मिक्स चलेंगे लिटरेरी थ्योरी के और क्रिटिसिज्म के, लेकिन उसके बाद मैं स्पेशली ऐसे लेक्चर डालूंगा जो एग्जाम में रिपीट होने के चांसेस काफी ज्यादा रहेंगे। ठीक है, तो हमारे साथ जुड़े रहिए, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। अपनी तैयारी रखें, बी सेफ, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू।